जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ष 2020 के जो सर्वश्रेष्ठ 1000 करंट अफेयर्स थे उनकी सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में ये इसका पार्ट 9 है। इससे पहले के जो सभी वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बाफ्टा पुरस्कारों के बारे में आपने जरूर सुना होगा और इसी के नए अध्यक्ष अभी बने हैं कृष्णेंद्र मजूमदार। क्या नाम है? कृष्णेंद्र मजूमदार। और आपको ध्यान रखना है कि बाफ्टा के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले आश्वस्त व्यक्ति हैं। तो अब ये बाफ्टा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जून 2020 में इलेक्ट्रिसिटी में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट यानी कि पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट किसने लॉन्च किया? तो जो हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट RK सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की और ये आपका मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आप ध्यान रखेंगे कि इस बार का थीम रहा सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। क्या रहा? सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। और हर बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसका एक होस्ट नेशन होता है और इस बार का मेजबान देश था कोलंबिया। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई ट्यूलिप प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो पहल है वह 2 मंत्रालयों के द्वारा शुरू की गई है। एक तो है हमारा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और एक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आप याद रखेंगे। ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम और इसके अंतर्गत जो हमारे शहरी निकाय हैं या फिर स्मार्ट शहर हैं वहाँ के स्नातक पास छात्रों को इंटर्नशिप दिया जाएगा, यानी कि इंटर्नशिप का मौका उन्हें दिया जाएगा ट्यूलिप प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि आवास और शहरी मामलों और हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी एक पहल है ट्यूलिप प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार। कौन? अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं। तो अभी जो फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटियों की सूची जारी की गई तो अमेरिका की जो टीवी स्टार है काइली जेनर, ये रही पहले स्थान पर। कान्ये वेस्ट जो कि एक रैपर हैं, ये रहे दूसरे स्थान पर। और स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो अभिनेता अक्षय कुमार जो कि पिछले साल 33वें स्थान पे थे, इस वर्ष आ गए हैं 52वें स्थान पर। और आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में रोजर फेडरर है पहले स्थान पर, इसमें कोहली है 66वें स्थान पर। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की बात करते हैं तो ये है जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है, 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा हमारा देश भारत। कौन? हमारे देश भारत में जो AFC महिला एशियाई कप है उसका आयोजन 2022 में किया जाएगा। तो ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और ध्यान रखिएगा कि 1979 के बाद में दूसरी बार हमारे देश में इसका आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न है, जर्मन फर्म एडिडास ने इनमें से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो एडिडास के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मानुषी चिल्लर को। किसे? मानुषी चिल्लर को बनाया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मानुषी चिल्लर के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि 2017 में मिस वर्ल्ड रही थी मानुषी चिल्लर। तो इन्हीं को अभी एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति व विकास के लिए संघ ने इनमें से किसे गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो ये नियुक्ति की गई है एम नेत्रा। कौन? एम नेत्रा को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति व विकास के लिए संघ के द्वारा गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके पिताजी एक नाई हैं और इनके द्वारा जो 5 लाख रुपए की बचत की गई थी कोविड-19 के दौरान उसे दान में दे दिया गया था। तो इसीलिए एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर के रूप में
UNADAP के द्वारा नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में प्लेटिनम रेटिंग दिया गया? तो ये रेटिंग मिला है हैदराबाद हवाई अड्डे को। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हैदराबाद में 2 हवाई अड्डे हैं, एक तो है बेगमपेट हवाई अड्डा और एक है राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जो बेगमपेट हवाई अड्डा है उसको एशिया प्रशांत ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में प्लेटिनम रेटिंग एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर के बारे में आप जरूर याद रखेंगे कि रिचर्ड डॉकिंग्स अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस ये होता है प्रत्येक वर्ष 8 जून को। कब? 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। और इस बार की थीम रही इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, ये इस बार की रही थीम। वहीं पर आपको 2 दिवस और थोड़े से ध्यान रखने हैं। एक हमारा होता है वर्ल्ड मेरीटाइम डे, जो कि इस बार मनाया गया 24 सितंबर को। तो ये कांस्टेंट नहीं होता है, सितंबर के आखिरी गुरुवार को ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष था 24 सितंबर को। और एक हमारा है नेशनल मेरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और ये आपका मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो थोड़ा सा आपको इन तीनों के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये होता है 7 जून को। कब? 7 जून को ये मनाया जाता है। और थीम इस बार की रही फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या रहा? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस इस बार की थीम रही। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है त्रिची रेलवे स्टेशन को। त्रिची, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और इसी को अभी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की स्थिति इसमें बहुत ही खराब रही और हमारा देश है 168वें स्थान पर। किस स्थान पे? 168वें स्थान पे हमारा देश रहा है। तो एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर सूची जारी की गई। 2018 में जब रिपोर्ट आई थी तो हमारा देश था 177वें स्थान पे, अब आ गया है 168वें स्थान पे। शीर्ष देशों की बात करते हैं तो डेनमार्क है पहले, लग्जमबर्ग है दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, जून 2020 में इनमें से किसको नासा प्रतिष्ठित सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है रंजीत कुमार जी को। किसे? रंजीत कुमार जी को नासा प्रतिष्ठित सेवा पदक से सम्मानित किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि नासा का जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसको बनाने में मदद की थी रंजीत कुमार जी ने, और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए प्रवेश पाने वाली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसने न केवल प्रवेश पाया था बल्कि इसने यहाँ पर पुरस्कार जीत भी लिया है, और इस नौका का नाम है आदित्य। तो आदित्य नौका का नाम आप जरूर याद रखेंगे, ये हमारे देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है, और इसी को अभी गुस्ताव ट्रावे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने। किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और अभी हुगली नदी के तट पर इसको सौंप दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला थी उसका ये आखिरी शिप है। अगला प्रश्न है, किस शहर में डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो अभी डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया ये हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जिसे हम लोग वाइजैक के नाम से भी जानते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट पर डबल स्टैंडर्ड कंटेनर ट्रेन का सफल संचालन किया गया? तो इसका संचालन किया गया है गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में इसका संचालन किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब आप रख सकते हैं
कि जो हमारी सिंगल वाली ट्रेन होती हैं यानी कि डबल स्टोरी नहीं होती हैं, वो ट्रेनें लाइट से चलती हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन गुजरात में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी जो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है यानी कि जिसमें आप मालगाड़ियाँ होती हैं जिनमें आपके 2 डब्बे होते हैं नीचे ऊपर, वह इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से संचालित हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका संचालन हुआ है गुजरात में। अगला प्रश्न है, जून 2020 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर रतन लाल जी को। किसे? डॉक्टर रतन लाल जी को यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा SCL दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये समिति गठित की गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो असम में हमारे ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक तेल का कुआं था जहां पर किसी कारण से आग लग गई थी। तो इसी आग के कारण का पता लगाने के लिए SCL दास की अध्यक्षता में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर निर्माणाधीन है? तो आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है विश्व का। लेकिन अब जो हुबली रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर? कर्नाटक में। यहाँ पर एक जो प्लेटफॉर्म बन रहा है इसकी लंबाई हो जाएगी 1400 मीटर। और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, संभवतः इसी माह के अंत तक ये तैयार हो जाएगा, तो ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर वाले की लंबाई 1366 मीटर है और जो नया बनेगा इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। अगला प्रश्न है, जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाणिकता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। कौन? उड़ीसा पहला राज्य बना है जिसको ISO प्रमाणिकता दी गई है जनजातीय हॉस्टल के लिए। यहाँ की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वह हमारे देश का पहला शहर बना है जिसको ISO प्रमाणिकता मिली है। और मैंने आपको डेली करंट वाले वीडियो में बताया था कि हैदराबाद में जो राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क है ये भी ISO प्रमाणिकता प्राप्त करने वाला भारत का पहला जू बन गया है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। जून 2020 में किस राज्य में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली इनफ्लोज को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है मुंबई में। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि मुंबई में एक इंटीग्रेटेड फ्लड के बारे में जानकारी देने के लिए इनफ्लोज नाम का एक वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च हुआ है मुंबई में। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि चेन्नई के बाद में इनफ्लोज वार्निंग सिस्टम वाला मुंबई हमारे देश का दूसरा शहर बन गया है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया? तो बिहार खादी ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर वाले जो हैं कालीन भैया, तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे उदय कोटक। कौन? उदय कोटक, जो कि MD और CEO हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हैं। इन्हीं को अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, IMD के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हमारा देश इसमें रहा 43वें स्थान पर। किस स्थान पे? 43वें स्थान पर रहा है भारत। रिपोर्ट जो है उसे जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, और 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय भी हमारा देश इसमें 43वें स्थान पे था। आप ध्यान रखेंगे कि सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है, डेनमार्क है दूसरे और स्विट्जरलैंड रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो गेम्स हैं इनकी मेजबानी करेगा बहरीन। कौन? बहरीन के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 2021 में इसका आयोजन बहरीन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लिए एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो ये सदस्य बना है 2 वर्षों के लिए। कितने? 2 वर्षों के लिए सदस्य बना है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि हमारा देश भारत 2021 से लेकर के 2022 तक यानी कि 2 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। और यूएनएससी के बारे में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर 5 हमारे परमानेंट मेंबर हैं और 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो चलिए नीचे कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा कि 5 अस्थायी मेंबर कौन से हैं। अगला प्रश्न है, जून 2020 में भारत इनमें से किस समूह का संस्थापक सदस्य बना है? तो इस समूह का नाम है GPAI, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और G7 समूह के जो देश हैं उनके अलावा यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया इसके संस्थापक सदस्य बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक ग्रुप का यहाँ पर निर्माण किया गया जिसका भारत संस्थापक सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी के साथ द क्लाइमेट प्लेज व नेट जीरो कार्बन के लिए समझौता करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो पहली भारतीय कंपनी बन गई है इन्फोसिस। कौन? इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमेजन कंपनी ने कहा है कि हम लोग 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए द क्लाइमेट प्लेज की शुरुआत करेंगे, यानी कि इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इन्फोसिस ने यहाँ पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है वोल्कन वोजकीर को, जो कि टर्की के हैं और इन्होंने नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लिया है। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बंदे थे और अब इनका स्थान ले लिया है वोल्कन वोजकीर ने। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2020 में जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में कौन सा पुलिस स्टेशन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन, जो कि मणिपुर के थौबल जिले का पुलिस स्टेशन है, ये हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। ये जो रिपोर्ट होती है वह हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तो 2015 में पहली बार इसे जारी किया गया था और इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें नोंगपोक सेमकई ये सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा है। दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु के सलेम जिले का सुरारमंगलम महिला पुलिस स्टेशन, तो ये रहा है दूसरे स्थान पे। और अरुणाचल प्रदेश का जो चांगलांग जिला है यहाँ का खरसंग पुलिस स्टेशन तीसरे स्थान पर रहा है। तो तीनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन CRS 2018 रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश रहा है शीर्ष पर। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि लिंग अनुपात के आधार पर यानी कि सेक्स रेशियो के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया। अरुणाचल रहा पहले, नागालैंड रहा दूसरे और मिजोरम रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वर्ल्ड वेस्ट सिटीज रैंकिंग 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग जारी की गई और इसमें हमारे देश का एकमात्र शहर है दिल्ली और ये रहा है 62वें स्थान पर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर नहीं रहा है? तो शीर्ष स्थान पर यहाँ पर 3 शहर रहे हैं और इन 3 शहरों में न्यूयॉर्क शामिल नहीं है। यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिक दुनिया के सबसे महंगे शहरों में पहले स्थान पर रहे हैं। सिंगापुर रहा दूसरे और तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वह रहा है तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट किसने जारी की? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यहाँ पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है मुंबई। कौन? मुंबई इसमें रहा है शीर्ष पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो IIT बॉम्बे के द्वारा अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में 7 श्रेणियों के अंतर्गत 14 शहरों की रैंकिंग की गई है। तो मुंबई रहा पहले, दिल्ली रहा दूसरे और कोलकाता रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में कौन सा भारत किस स्थान पर रहा है?
तो हमारा देश इसमें है 77 पोजीशन पर। किस पे? 77वें स्थान पर रहा है हमारा देश भारत। इससे पहले जब रिपोर्ट आई थी तो उस समय हमारा देश 78वें स्थान पर रहा था। तो आप ध्यान रखेंगे कि ट्रेस नाम का संस्थान है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, इसमें हमारे देश का स्थान है 77वां। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अप्रैल से सितंबर के लिए जारी रिपोर्ट में भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई को प्राप्त किया है? तो एफडीआई सबसे ज़्यादा मिला है हमारे देश को सिंगापुर से, जो कि हमेशा से ही मिलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर का जो क्रम है उसमें परिवर्तन हो गया है। पहले दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एफडीआई हमको मिलती थी मॉरिशस से, लेकिन अब मॉरिशस को पीछे करके अमेरिका आ चुका है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है हमारा देश भारत। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एशिया के 17 देशों के आधार पर वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत इसमें रहा है पहले स्थान पर, कंबोडिया रहा है दूसरे स्थान पर और इंडोनेशिया इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो घरेलू सैलानियों को आकर्षित किया उत्तर प्रदेश राज्य ने और विदेशी सैलानियों को आकर्षित किया है तमिलनाडु राज्य ने। तो दोनों राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। अक्टूबर 2020 में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसमें पहला स्थान मिला है हरियाणा राज्य को। किसे? हरियाणा राज्य को मिला है पहला स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए बुके ऑफ फ्लावर्स की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है कृष्णा सक्सेना ने। किसने? कृष्णा सक्सेना जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। कुछ अन्य पुस्तकें भी आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि लेट अस ड्रीम, ये लिखा पोप फ्रांसिस ने। द आर्ट ऑफ अर्डील, इसे लिखा गया है मैरी जॉर्डन के द्वारा, मेलानिया ट्रम्प के जीवन पर आधारित है। ए प्रॉमिस्ड लैंड, ये लिखा है बराक ओबामा ने, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। और सियासत में सदस्यता, इसे लिखा है विजय कुमार ने। अगला प्रश्न है, ग्रीन लाइट्स पुस्तक जिसका सितंबर 2020 में विमोचन होगा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैथ्यू मैक्कानोघे। कौन? मैथ्यू मैक्कानोघे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बस आपको सिंपली ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता है मैथ्यू मैक्कानोघे और इन्हीं के द्वारा ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सियासत में सदस्यता जिसका अभी हाल ही में विमोचन हुआ, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विजय कुमार के द्वारा। विजय कुमार जो इससे पहले बिहार की विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे। तो नीचे चलिए कमेंट में बता दीजिएगा कि इस समय नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, विजय कुमार के द्वारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, विशेष कोड टू विन, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। तो आपको बताना है कि विशेष भृगुवंशी किस खेल से संबंधित है। तो ये बास्केटबॉल के हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं और इन्हीं के ऊपर पुस्तक लिखी गई है विशेष कोड टू विन और निरुपमा यादव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किसने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महिला व बाल विकास, इसके अलावा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि उपर्युक्त दोनों करेक्ट होगा। पुस्तक रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने। किसने? यतीश यादव के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसने लॉन्च किया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो हमारी पुस्तक है हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में प्रकाशित फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो इससे लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। किसने? अर्जुन सुब्रमण्यम, जो कि एक हमारे सेवानिवृत्त एयर वाइज मार्शल रहे हैं
इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इंडियाज वार्स 1992 टू 2020 फुल स्पेक्ट्रम। इससे पहले इन्होंने लिखी थी इंडियाज वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। तो इसी के बाद का ये हमारा अगला संस्करण है। सितंबर 2020 में प्रकाशित हुई पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है जतिन परांजपे ने। किसने? जतिन परांजपे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे के जीवन पर ये आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट द्रोण नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है जतिन परांजपे ने। अगला प्रश्न है, मोइला केला, खाजे और हरमन मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो ये जीआई टैग मिला है गोवा राज्य को। किसे? गोवा राज्य को यहाँ पर मोइरा केला, खाजे और हरमन मिर्च के लिए जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोइरा बनानाज, हरमल चिल्लीज गेट जीआई टैग। अगला प्रश्न है, थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो ये मिला है तमिलनाडु राज्य को। किसको? तमिलनाडु राज्य को यहाँ पर थमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य को डले खुरसनी मिर्च के लिए जीआई टैग दिया गया? तो ये जीआई टैग मिला है सिक्किम राज्य को। किसे? सिक्किम राज्य को डले खुरसनी नाम की जो मिर्च है इसके लिए जीआई टैग मिला है। और इस मिर्च की खास बात यह है कि एक तो ये लाल कलर में आपको ज़्यादातर मिलेगी और ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डले खुरसनी मिर्च के लिए जीआई टैग मिला है सिक्किम को। और गोवा की एक मिर्च है जिसका नाम था खोला मिर्च यानी कि खोला चिल्ली, इसको भी इसी वर्ष जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध धानु यात्रा की शुरुआत हुई है? तो धानु यात्रा ये आपको ध्यान रखना है कि मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में ही आपके जगन्नाथ रथ यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, नुआखाई त्योहार ये सारे मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने देखने में असक्षम लोगों के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम था मनी। क्या? मनी यानी कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसके माध्यम से जो हमारे दृष्टिबाधित लोग थे वह पहचान सकते थे कि यह कितने रुपए की नोट है। अगला प्रश्न है, गौरेला पेड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ राज्य का किस नंबर का एक जिला बना है? तो ये बन गया है 28वें नंबर का एक जिला। तो आपको याद रखना है कि 28वें नंबर का जिला बन गया है गौरेला पेड्रा मरवाही, बिलासपुर जिले से अलग होकर के। हाल ही में किसके द्वारा अर्थशास्त्र प्राइज देने की घोषणा की गई? तो ये जो पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई है प्रिंस विलियम के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिंस विलियम के द्वारा ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और अगले दशक में प्रत्येक वर्ष 5 लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा जिनके द्वारा जलवायु संकट से निपटने के लिए समाधान को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि प्रिंस विलियम के द्वारा अर्थशास्त्र प्राइज की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये प्रश्न ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और आप ध्यान रखेंगे कि इसकी थीम रही गांधी द राइटर्स राइटर। क्या रहा? गांधी द राइटर्स राइटर इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस राज्य में लाई हरोबा त्यौहार की शुरुआत हुई? तो ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है आपके त्रिपुरा राज्य में। किसके द्वारा? मेइती समुदाय के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे कि मेइती समुदाय के द्वारा त्रिपुरा में शुरुआत हुई है लाई हरोबा त्यौहार की। और त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीर महल जल उत्सव, खर्ची पूजा ये सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है सुचेता सतीश को। किसे? सुचेता सतीश को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये है सुचेता सतीश। अगला प्रश्न है, वाईएसआर आरोग्यश्री योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि वाईएसआर आरोग्यश्री नाम की जो योजना है ये शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 12 अगस्त को वाईएसआर चौथा योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो ये भी योजना है आंध्र प्रदेश की सरकार की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाईएसआर अगर किसी भी योजना के आगे जुड़ जाता है
तो आपको समझ जाना है ये है आंध्र प्रदेश की योजना। इसी प्रकार से अगर जगनन्ना किसी भी योजना के आगे जुड़ जाता है तो उसके बारे में भी आपको समझ जाना है कि ये भी योजना है आंध्र प्रदेश की सरकार की। तो YSR से संबंधित सभी योजनाएं आंध्र प्रदेश की सरकार की ही होती हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च किए जाने की घोषणा की? तो ये योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया? तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने। किसने? गुजरात की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की? तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। किसने? पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना, स्नेहर पूरेश योजना, प्रोचेस्ता योजना, इन सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 9 को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो को पूरा देखते रहिए और आपके आगामी जो भी एग्जाम होंगे उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।